हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स डिफर फ्रॉम कोफैक्टर्स इन दैट द फॉर्मर इज। ये सवाल पूछा जा रहा है कोफैक्टर्स के दरमियान डिफरेंसेस के बारे में। कोफैक्टर्स क्या होते हैं? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स होते हैं एंजाइम्स के हेल्पर्स। बगैर कोफैक्टर्स के एंजाइम अपनी एक्टिविटी, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। कोफैक्टर्स की तीन किस्में होती हैं: एक्टिवेटर्स, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये सवाल पूछ रहा है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि एक कोफैक्टर है, ये बाकी दो कोफैक्टर से किस तरह डिफर करता है। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फॉर्मर का, ये लफ्ज़ इशारा कर रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरफ कि ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये कैसे बाकी कोफैक्टर से डिफर कर रहा है। और ये जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ये आपने रिलेट करने हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ कि प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड है किसके साथ? कोएंजाइम के साथ। या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड है किसके साथ? एपोएंजाइम के साथ। या फिर ये लूजली बाउंड होता है टू द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट। या फिर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड है टू द एक्टिव साइड। अब इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपके पास कुछ ज़रूरी नॉलेज होनी चाहिए एंजाइम और उसके कोफैक्टर्स के बारे में। सबसे पहले एक टर्म है, देख लीजिएगा, एपोएंजाइम। एपोएंजाइम इज द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम का वो हिस्सा जो कि अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है या जो प्रोटीनियस पार्ट होता है उसे कहा जाता है एपोएंजाइम। या आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज पोर्शन ऑफ एंजाइम विदाउट कोफैक्टर। कोफैक्टर के बगैर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पास पेपर में आ भी चुका है, अगर कोफैक्टर को अलहदा कर दिया जाए एंजाइम से तो फिर जो बाकी चीज़ रह जाती है वो है एपोएंजाइम। तो ओनली प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इट इज टर्म्ड एज एपोएंजाइम। याद रखिएगा एपोएंजाइम इनएक्टिव होता है, नॉन फंक्शनल होता है, ये काम नहीं कर सकता, ये रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता, इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, पहले बाइंड करना होगा कोफैक्टर्स को। जब तक एपोएंजाइम के साथ कोफैक्टर बाइंड नहीं करेंगे तब तक सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकता, तब तक रिएक्शन कैटेलाइज नहीं होगा। अगली टर्म है कोफैक्टर। कोफैक्टर कहा जाता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम का वो हिस्सा जो अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल नहीं है, जो नॉन प्रोटीनियस है, उसे कहते हैं कोफैक्टर। और इसमें को का लफ्ज़ इसलिए जुड़ा है बिकॉज ये हेल्पर है एंजाइम का, ये मददगार है एंजाइम का। एंजाइम फंक्शन करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता जब तक के लिए कोफैक्टर उसके साथ अटैच नहीं होता। कोफैक्टर की जो अटैचमेंट है वो ज़रूरी है किसके साथ? एपोएंजाइम के साथ। और क्यों ज़रूरी है? ताकि वो एंजाइम को फंक्शनल बना सके। कीप इन माइंड, एंजाइम को फंक्शनल बनाने के लिए ज़रूरी है कोफैक्टर का एपोएंजाइम के साथ जुड़ना। इस डायग्राम में आप चेक कर सकते हैं, प्रोटीन पार्ट इज़ एपोएंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कोफैक्टर। ये कोफैक्टर जाके एपोएंजाइम के साथ अटैच हो रहा है तो बन रहा है होलो एंजाइम। याद रखिए क्या? होलो एंजाइम, फुली फंक्शनल एंजाइम। अगर एंजाइम ने फंक्शन परफॉर्म करना है तो उसके पास दो कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है, एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर। बगैर इनके सबस्ट्रेट हिम्मत नहीं कर सकता है एंजाइम के साथ जुड़ने की। चेक कर ले, यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है होलो एंजाइम। इंपॉर्टेंट टर्म है। होलो एंजाइम का मतलब है फंक्शनल एंजाइम, एक्टिव एंजाइम, वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करने के लिए मान गया है। पहले नहीं मान रहा था, जब अकेला एपोएंजाइम था इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड करने में हिचकिचाता है, लेकिन जब कोफैक्टर इसके साथ जुड़ गया तो होलो एंजाइम की फॉर्मेशन होती है जो दोनों हाथों से एक्सेप्ट करता है सबस्ट्रेट को कि आ जाओ भाई मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं रेडी हूँ तुम्हें अपने साथ जोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे साथ अब लग चुका है कोफैक्टर। कोफैक्टर की वजह से एंजाइम को कॉन्फिडेंस मिल जाता है और वो कॉन्फिडेंस से सबस्ट्रेट को, जो कि एक अजनबी है, उसको अपने साथ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, उसको अपने साथ अटैच करने के लिए रेडी हो जाता है। कैसे बनता है होलो एंजाइम? फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ कोफैक्टर एंड एपोएंजाइम। दो चीज़ों की यूनियन से बना।
अब बाज़ औक़ात इंटी टेस्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें जो स्टेटमेंट्स होती हैं ऐसे लिखी होती हैं, एपो एंजाइम्स प्लस को फैक्टर इज कॉल्ड, याद रखिएगा ये होगा होलो एंजाइम। सिंपल सी बात है, दो कंपोनेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, एपो एंजाइम यूनियन हो रही है को फैक्टर के साथ, क्या बनेगा, होलो एंजाइम। और अगर होलो एंजाइम माइनस को फैक्टर, यानी कि अगर होलो एंजाइम से फारिग कर दिया जाए को फैक्टर को, डिटैच कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो फिर क्या हासिल होगा, तो फिर हासिल होगा एपो एंजाइम। अब आते हैं कोफैक्टर्स की टाइप्स की तरफ। कोफैक्टर्स की तीन किस्में हैं, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम्स। यहाँ पर टेबल में इनके डिफरेंसेस को मेंशन किया गया है, यही टेबल आपने सही तरीके से पढ़ना है, इसी से आपका जो क्वेश्चन था, एमसीक्यूज था, वो क्रैक होगा। पहला डिफरेंस, एक्टिवेटर हमेशा होते हैं इनऑर्गेनिक, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कोएंजाइम्स हमेशा होते हैं ऑर्गेनिक। एक्टिवेटर्स मोस्टली मेटेलिक आयंस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयंस, कॉपर आयंस, जिंक आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में कोई ख़ास ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है, हो सकता है मेटेलिक आयंस, हो सकता है वो ऑर्गेनिक हों, किसी और सोर्स से हासिल किए गए हों। जबकि कोएंजाइम्स के बारे में सवाल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। विटामिन्स जो कि आप खाते हैं, सब्जियों से हासिल करते हैं, फ्रूट से हासिल करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो जिस्म में जाके कोएंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं और स्पेसिफिक एंजाइम्स के साथ अटैच होके उनके फंक्शन को कैटलाइज करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, कीप इन माइंड। अगला डिफरेंस है, अगर एक्टिवेटर ने अपना काम करना है, अगर इसने एंजाइम को एक्टिव करना है, तो इससे जुड़ना पड़ेगा एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ। मैंने थोड़ा सा पॉज लिया ताकि आप इसको गौर से सुने। याद रखिएगा, एक्टिवेटर को अटैच होना पड़ेगा किस जगह पे, एलोस्टेरिक साइट पे। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, एक्टिव साइट पे नहीं। एक्टिवेटर या मेटेलिक आयंस जो हैं ये एक्टिव साइट पे नहीं जुड़ते, ये जुड़ते हैं एलोस्टेरिक साइट पे और आर्जी तौर पे जुड़ते हैं, टेम्पररी जुड़ते हैं, वीक बॉन्ड्स बना के जुड़ते हैं। इसीलिए ये जब तक काम करते रहेंगे तब तक तो ये अटैच रहेंगे, लेकिन जैसे ही एंजाइम ने अपना काम पूरा कर लिया, रिएक्शन कैटलाइज हो गया, उसके बाद ये एंजाइम से डिटैच हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं, क्योंकि वो टेम्पररी कनेक्टेड थे, इसके साथ वीक बॉन्ड के ज़रिए कनेक्टेड थे, वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं और उसके बाद ये अलहदा हो जाते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक्टिवेटर इज़ डिटैच्ड आफ्टर वर्किंग। जब एंजाइम ने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर ली तो उसके बाद ये उससे डिटैच हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है कि डिटैचेबल इनऑर्गेनिक कोफैक्टर का नाम बताएं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिटैचेबल इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन सा होता है? याद रखिएगा, आपका आंसर होगा एक्टिवेटर। अब यही बात अगर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए करते हैं तो याद रखिएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैचेस विद द एक्टिव साइट। डिफरेंस को हाईलाइट करें, एक्टिवेटर कहाँ अटैच हो रहा था? एलोस्टेरिक साइट के साथ, जबकि प्रोस्थेटिक ग्रुप कहाँ अटैच होता है? एक्टिव साइट के साथ। किसकी एक्टिव साइट के साथ? एपो एंजाइम। यहाँ मैंने जस्ट एंजाइम लिखा है, बट कीप इन माइंड एपो एंजाइम के साथ। खुद ये नॉन प्रोटीन पार्ट है तो प्रोटीन पार्ट के साथ ये जुड़ रहा है, एपो एंजाइम के साथ जुड़ रहा है। कहाँ अटैच हो रहा है? एक्टिव साइट के साथ। और देखें, परमानेंटली, टाइटली। ये टेम्परेली बाइंड कर रहा था वीक बॉन्ड्स के जरिए, जबकि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स के जरिए एपो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जुड़ता है। एक दफ़ा अटैचमेंट हो गई, उसके बाद ये डिटैच नहीं होता, अलहदा नहीं होता। हम कहेंगे इट ऑलवेज रिमेन्स अटैच टू द एंजाइम, इट इज़ नॉन डिटैचेबल कोफैक्टर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन डिटैचेबल कोफैक्टर कौन सा है? जो एक दफ़ा जुड़ जाए वो उसके बाद अलहदा नहीं होता। याद रखिएगा, नॉन डिटैचेबल कोफैक्टर है प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोएंजाइम की बात कर लें, कोएंजाइम भी अटैच होते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं? एक्टिव साइट के साथ। एक्टिवेटर अटैच हो रहा था एलोस्टेरिक साइट के साथ,
प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो रहा है एक्टिव साइट के साथ, कोएंजाइम भी अटैच होते हैं एक्टिव साइट के साथ, लेकिन लूजली। एक चीज में एक्टिवेटर और कोएंजाइम मिलते जुलते हैं, दोनों की जो बाइंडिंग होती है वो लूज होती है, टेम्पररी होती है। मतलब जब तक एंजाइम काम करेगा तब तक ये अटैच रहेंगे, काम करने के बाद ये डिटैच हो जाएंगे। दोनों की बात कर रहा हूँ, कोएंजाइम एंड एक्टिवेटर। लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप वो एक दफ़ा अटैच हो गया, उसके बाद डिटैच नहीं होता, हमेशा के लिए जुड़ा रहता है। एंजाइम काम कर रहा हो ना कर रहा हो, ये हमेशा अटैच रहेगा। कोएंजाइम और एक्टिवेटर में डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि एक्टिवेटर एलोस्टिक साइड से जुड़ रहा है, कोएंजाइम जुड़ रहा है एक्टिव साइड के साथ। टेम्पररी बाइंडिंग दोनों की, लेकिन अटैचमेंट साइड डिफरेंट है। यहाँ भी लिखा है इट डिटैचेस आफ्टर वर्किंग, और हम कह सकते हैं कि ये डिटैचेबल ऑर्गेनिक कोफैक्टर है। मैंने इसे कहा था डिटैचेबल इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, लिखा नहीं, आप उसमें लिख लीजिएगा डिटैचेबल इनऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन सा, एक्टिवेटर। नॉन डिटैचेबल कोफैक्टर कौन सा, प्रोस्थेटिक ग्रुप। डिटैचेबल लेकिन ऑर्गेनिक कोफैक्टर कौन सा, कोएंजाइम। तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। हमारा क्वेश्चन था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप बाकी कोफैक्टर से कैसे डिफरेंट है। उसमें लिखा हुआ था कि वो टाइटली बाउंड होता है किसके साथ, एक्टिव साइट ऑफ एपोएंजाइम के साथ। यही हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको पहले बता दूं, वो नोट कर लीजिएगा, उसके बाद अपने उस MCQs को देखते हैं। ये इस डायग्राम में चेक कर लें, एपोएंजाइम खाली पड़ा हुआ है। अब इसकी ये जो लोकेशन है ये है एक्टिव साइट, और ये जो खड्डेनुमा अंदर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ये है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट कहीं पर भी हो सकती है एंजाइम के किसी भी पोर्शन में, एक्टिव साइट के साथ भी हो सकती है, किसी अपोजिट कॉर्नर पे भी हो सकती है। अब यहाँ देखिए मेटल आयन जो है ये कनेक्ट हो रहा है किस जगह पे आके, एलोस्टेरिक साइट के साथ, एक्टिव साइट के साथ नहीं, एलोस्टेरिक साइट के साथ। जो एक्टिवेटर है मेटल आयन है वो अटैच हो रहा है विद दी एलोस्टेरिक साइट, और इसके अटैच होने के बाद ये बन रहा है होलो एंजाइम या एक्टिव एंजाइम। फिर दूसरी एग्जांपल दी हुई है को एंजाइम की। यहाँ जो एंजाइम है इस जगह पे चेक कीजिएगा, ये इसकी एक्टिव साइट है और नीचे कहीं पर इसकी अलग जगह पे एलोस्टेरिक साइट है। अब जो कोएंजाइम है जो कि हेल्पर है, सबस्ट्रेट के बाइंड होने से पहले ही ये जाके कहाँ अटैच हो रहा है, एक्टिव साइट के साथ। चेक कीजिएगा, एक्टिव साइट की लोकेशन पे अटैच हो गया है, और इसके बाद मौका मिल जाता है सबस्ट्रेट को यहाँ जोड़ने का। बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल करेंगे कि सर एक्टिव साइट तो ऑक्यूपाई हो गई, तो फिर सबस्ट्रेट कैसे जुड़ेगा। अगर कोएंजाइम पहले जाके एक्टिव साइट के साथ अटैच हो रहा है तो जगह ही नहीं बच रही है सबस्ट्रेट के लिए, बहुत जगह बचेगी। ये इतनी अच्छी डायग्राम नहीं है, बेटर डायग्राम ये वाली है, चेक कीजिएगा। देखें यहाँ देखें कोएंजाइम लिखा हुआ है, ये कोएंजाइम जाके एक्टिव साइट में अटैच हो रहा है, उसके बाद भी देखें यहाँ पर जगह पड़ी हुई है और सूटेबल जगह पड़ी हुई है फॉर द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट। तो कोएंजाइम सारी जगह ऑक्यूपाई नहीं करता एक्टिव साइट की, सिर्फ एक खास पोर्शन ऑक्यूपाई करता है, जिसके बाद सबस्ट्रेट जो है ज़्यादा कंफर्टेबली बाइंड कर सकता है विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। कुछ एग्जांपल्स देख लें। एक्टिवेटर की एग्जांपल, एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिसका एक्टिवेटर है जिंक आयन। अब अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन को देखूं तो मैं कहूँगा यह है एपो एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम को मैं कहूँगा एपो एंजाइम। इसके साथ जो जिंक आयन लिखा हुआ है यह है एक्टिवेटर, और एज अ होल जब ये अटैच्ड होंगे तो इस पोर्शन को मैं नाम दूंगा होलो एंजाइम। अटैच नहीं है तो अलग अलग नाम मैंने दे दिया, अटैच हो गए तो फिर से कलेक्टिवली कहा जाएगा होलो एंजाइम। विदाउट जिंक आयंस इट इज ओनली एपो एंजाइम, विद जिंक आयन इट इज होलो एंजाइम। इसी तरीके से प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल देख लें। हीमोग्लोबिन बेस्ट एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की, बल्कि ऐसे कहूँगा कि हीमोग्लोबिन में जो हीम पोर्शन है वो बेस्ट एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। यहाँ हीम नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये नॉन प्रोटीन होता है, इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये प्रोस्थेटिक इसलिए है बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करके ग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है। ग्लोबिन है
प्रोटीन पार्ट। आल्दो हीमोग्लोबिन एंजाइम तो नहीं है बट कंसिस्टेंसी मिलती जुलती है। जिस तरह से हम एंजाइम में कहते हैं दो पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन पार्ट एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, इसी तरीके से ग्लोबिन इसका प्रोटीन पार्ट है, हीम इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है, और इस प्रोटीन पार्ट को आप कह सकते हैं एप्पो एंजाइम। और कलेक्टिवली जो हीमोग्लोबिन बनेगा उसे मैं कह सकता हूं होलो एंजाइम। आल्दो अगेन कह दूं कि हीमोग्लोबिन एंजाइम नहीं है बट कंसिस्टेंसी मिलती जुलती है। जिस तरह से होलो एंजाइम के पास प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, इसी तरीके से हीमोग्लोबिन का जो हीम पोर्शन है वो नॉन प्रोटीन है और ग्लोबिन पोर्शन है प्रोटीन पार्ट है। कलेक्टिवली कंबाइन होकर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप का एक रोल प्ले कर रहा है। कौन? हीम। ग्लोबिन इज प्रोटीन पार्ट, हीम इज नॉन प्रोटीन पार्ट। लास्ट है इसमें एग्जांपल्स ऑफ कोएंजाइम्स। लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एक एप्पो एंजाइम है, इसको मैं कहूंगा एप्पो एंजाइम। NAD कोएंजाइम है, बड़ा जरूरी सवाल। कोएंजाइम NAD किससे डिराइव हुआ है? विटामिन B3 से। बार बार मैं ये रिपीट करता हूं कि कोएंजाइम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। NAD एक कोएंजाइम है जो विटामिन B3 से डिराइव्ड है। अब कलेक्टिवली जब ये चीज़ें आपस में कंबाइन होकर काम करती हैं तब ये बन जाता है होलो एंजाइम। बगैर NAD के लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज है एप्पो एंजाइम। NAD के साथ ये बन जाएगा होलो एंजाइम। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको एंजाइम, कोएंजाइम, कोफैक्टर वगैरह की बता दी है। चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन को। जी, पहला ऑप्शन है टाइटली बाउंड टू दी कोएंजाइम। नहीं जनाब, कोएंजाइम से क्यों जुड़ेगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप खुद एक कोफैक्टर है, वो दूसरे कोफैक्टर से क्यों जुड़ेगा? टाइटली बाउंड टू एप्पो एंजाइम, यस। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो जुड़ता है एक्टिव साइट के साथ, और किसकी एक्टिव साइट साथ? एप्पो एंजाइम की एक्टिव साइट साथ। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सी, लूजली बाउंड टू द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, नहीं। टाइटली बाउंड टू द एक्टिव साइट, हाँ ये सही लिखा हुआ है, टाइटली बाउंड टू द एक्टिव साइट, लेकिन उन्होंने डिस्क्रिप्शन पूरी नहीं की है कि भाई एक्टिव साइट किसकी। लिखा होना चाहिए था एप्पो एंजाइम। तो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ना होने की वजह से इसको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा।